जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर वाला में। आज है 18 अगस्त। तो आज जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कृषि DSS, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। इसको भी हाल ही में कृषि राज्य मंत्री ने कृषि निर्णय सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया है। कृषि निर्णय सहायता प्रणाली यह क्या है? यह एक उपग्रह आधारित प्रणाली है। इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? इसका उद्देश्य किसानों को फसल प्रबंधन और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए सहायता करना है। तकनीकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं इसका। इसे भारत सरकार द्वारा गति शक्ति पहल के समान प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विकसित किया गया है। इसमें अंतरिक्ष विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया गया राइसैट-1, जिसको अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 का नाम दिया गया है, उसके डेटा का यूज़ करेगा। उसके डेटा का राइसैट-1 के डेटा का यूज़ करके कृषि में सहायता प्रदान करेगा। तो देख लेते हैं राइसैट-1 के बारे में। ये क्या है? राइसैट-1, जिसको अब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 कहा जाता है, यह एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का रडार इमेजिंग सिस्टम है, जिससे कृषि, वानिकी, वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान, बाढ़ मानचित्र जैसे अनुप्रयोग के लिए सभी मौसम स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली छवियां प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। राइसैट-1 से क्या किया जाता है? ये सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट हो गया ऊपर, ये सैटेलाइट हो गया, ये मान लीजिए सैटेलाइट हो गया, ये अंतरिक्ष में है। वहाँ से ये जब पृथ्वी पर फोटोज कैप्चर करता है महासागरों का, बाढ़ का, और जो वृक्ष हैं उसका, और मिट्टी की नमी, और जो सभी मौसम संबंधी जितनी भी मौसम संबंधित जितने भी होने वाले हैं उनका ये फ़ोटो क्लिक करता है, और उसी का यूज़ करके जो कृषि बढ़ावा देने के लिए उसी का यूज किया जाएगा कृषि DSS सिस्टम में। और कृषि DSS की मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। इसको लॉन्च करके इसकी मुख्य विशेषता क्या क्या है? वास्तविक समय की जानकारी देगा। वास्तविक समय की जानकारी देगा, फसल की स्थिति, मौसम पैटर्न, जल संसाधन, मृदा और स्वास्थ्य पर वास्तविक डाटा प्रदान करेगा DSS सिस्टम। और भू-स्थानिक प्लेटफॉर्म, फसल के स्वास्थ्य और संभावित जोखिमों की निगरानी और पूर्वानुमान लगाने के लिए उपग्रह इमेजिनरी तकनीकी का उपयोग करता है। आपदा चेतावनियां देगा, कीट हमले और मौसम संबंधी घटनाओं जैसे आपदाओं की पूर्व चेतावनी देगा। और फसल निगरानी करेगा, फसल मानचित्र निगरानी का समर्थन करता है, और विभिन्न क्षेत्र में फसल चक्रण तथा विविधीकरण को प्रोत्साहित करता है। ये DSS के विशेषताएं हैं। ये फसलों का बचाव के लिए कृषि में उपयोग किया जा रहा है। DSS के लाभ क्या क्या हैं? जो राइसैट-1 जो है EOS-4, उसके द्वारा जो इमेजिंग लिया जाएगा, उससे जो प्राप्त डेटा रहेगा उसका यूज कृषि, पर्यावरण संरक्षण, जल संसाधन और आपदा प्रक्रिया में सहायता करेगा। ये बहुत उपयोगी होगा जो उसकी इमेजिंग होगी। और किसानों के लिए सहायता करेगा, जलवायु चुनौतियों के बीच बेहतर फसल प्रबंधन में सहायता करेगा, समग्र उत्पादकता और मौसम की स्थितियों के प्रति लचीलेपन में सुधार करने में मदद करेगा, कृषि के लिए मदद करेगा, कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देगा, धान और गेहूं जैसे पारंपरिक फसलों के अतिरिक्त अन्य फसलों की किस्मों के लिए रिमोट सेंसिंग के विस्तारित उपयोग का भी समर्थन किया जाएगा। यह है कृषि DSS के लाभ। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर लॉन्च। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने GTTP के लिए SOP लॉन्च किया है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। इसको 2023 में ही लॉन्च किया गया था। इसको 2023 में लॉन्च किया गया था, इसको अब
आगे बढ़ाने के लिए एसओपी का लॉन्च किया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसीजर। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के लिए एसओपी का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया। यह ऐतिहासिक फैसला पारंपरिक ईंधन आधारित हार्बर टग है उससे हरित अधिक टिकाऊ विकल्प की ओर परिवर्तन में बढ़ावा देगी। टग क्या है? टग एक प्रकार की छोटी नाव होती है जो बंदरगाह पे बड़े बड़े नाव आते हैं उनको जो उनको बंदरगाह में प्रवेश कराना, बंदरगाह से फिर प्रस्थान कराने में छोटी छोटी नावें मदद करती हैं। ये पहले ईंधन के ऊपर चलती थी, अब इन्हें हरित हरित अधिक टिकाऊ विकल्प की ओर परिवर्तन कराया जा रहा है। ग्रीन टग को देख लेते हैं कैसा दिखता है। ये है ग्रीन टग। ये जो छोटे छोटे नाव हैं ये बड़ी शिप्स है जो बंदरगाह की तरफ आ रही हैं। ये इन्हीं को टग कहते हैं। ये पहले ईंधन से चलते थे, अब इन्हें हरित आधारित टग में बदला जा रहा है, इसीलिए इसको ग्रीन टग का नाम दिया गया है। ग्रीन टग। टग बस यही है कि छोटे छोटे नाव होते हैं और ये बड़े जो शिप्स होते हैं उसको बंदरगाह में लाने, बंदरगाह में ले जाने, बंदरगाह से बाहर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हीं को टग कहते हैं। छोटे नाव होते हैं। और ये उसी के बारे में है। जीटीटीपी का पहला चरण अक्टूबर 2024 से शुरू होगा। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का पहला चरण 2024 से शुरू होगा और 31 दिसंबर 2027 तक चलेगा। ये देख लीजिए यहाँ 24 से शुरू होगा, 27 तक चलेगा। इस चरण के दौरान 4 प्रमुख पत्तनों का घोषणा की गई है। इसके अंदर जो डेवलप्ड होंगे जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण, पारादीप पत्तन प्राधिकरण और वीओ चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण। इन चारों में पहले चरण में ग्रीन टग विकसित की जाएगी। ग्रीन टग स्थायी विनिर्देश समिति द्वारा जारी मानकीकृत डिजाइन और विनिर्देशों के आधार पर कम से कम 2 ग्रीन टग खरीदेंगे या किराए पर लेंगे। ये कम से कम 2 होने चाहिए इनके पास। इस कार्यक्रम में इन ग्रीन टग के निर्माण में लगभग 1000 करोड़ रुपए निवेश होने की उम्मीद है। टग का पहला सेट बैटरी इलेक्ट्रिक होगा जिसमें उद्योग के विकसित होने के साथ साथ हाइब्रिड, मेथनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी हरित तकनीकों को अपनाने का प्रावधान होगा। इलेक्ट्रिक भी होगा और इसमें मेथनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन का भी यूज होगा जो ग्रीन टग होंगे। तो चलते हैं आगे। जो ग्रीन टग है या फिर जो शिपिंग इंडस्ट्री एरिया है वहाँ से जो कार्बन इमिशंस है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। तो क्या क्या है? हम जीवाश्म ईंधन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग ऊर्जा का लगभग 99% जो है वो जीवाश्म ईंधन से पूरा होता है। वहाँ शिपिंग एरिया में जितनी भी कारें होती हैं वो 99% जीवाश्म ईंधन से पूरा होता है। इसको पूरी तरीके से हरित में बदलना बहुत मुश्किल है। और शिपिंग यानी पोत परिवहन क्षेत्र में CO2 जो उत्सर्जन होता है उसका लगभग 3% हिस्सेदारी है, उसको ख़त्म करना ये बहुत बड़ी चुनौती है। लक्ष्य क्या है? 2040 के अंत तक भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में संचालित सभी टगों को ग्रीन टग में बदलने की परिकल्पना की गई है। 2040 तक प्रमुख बंदरगाहों के लिए 2030 तक पत्तन के जहाज से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 30% तक कम करना, यह एक विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2030 तक 30% जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कम करना और 2040 तक अंत तक सभी प्रमुख बंदरगाहों में सभी टगों को ग्रीन टग में परिवर्तित करने का परिकल्पना की गई है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केप ऑफ गुड होप। ये क्या है केप ऑफ गुड होप? अभी जो पश्चिम देशों में और जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध के हालात बने हुए हैं यूक्रेन और रूस के बीच, हमास और इजराइल के बीच, तो उन्हीं से सिक्योर होने के लिए भारत ने यूरोप को
ईंधन का निर्यात स्वेज नहर रूट के बजाय केप ऑफ गुड होप से किया जाएगा। अब केप ऑफ गुड होप क्या है आगे बताएंगे। सुरक्षा संकट उत्पन्न होने से पहले ईंधन का निर्यात लाल सागर के रूट से ही किया जाता था, जो स्वेज नहर से होके जाती है, उसी के रूट से पहले किया जाता था। उल्लेखनीय है कि रूस यूक्रेन संघर्ष और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद भारत यूरोप के लिए एक ईंधन के बड़े आपूर्तिकर्ता देश के रूप में उभरा है। रूस पर पश्चिमी देशों का प्रतिबंध लगा हुआ है, इसीलिए भारत यूरोप को ईंधन आपूर्ति कर रहा है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह नहर एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता है, सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। एशिया को अ, यूरोप से जोड़ने वाला सबसे छोटा समुद्री रास्ता है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग समुद्री व्यापार का 12 से 15% स्वेज नहर से होता है। लगभग 12 से 15% बहुत बड़ा व्यापार इस रास्ते से होता है। ये है केप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम भाग है केप ऑफ गुड होप। पहले जो भारत से व्यापार होता था, निर्यात होता था, ये बाब अल मंदेब से, यहाँ फिर अदन की खाड़ी से होते हुए ये रेड सी से ये स्वेज नहर यहाँ बनाया गया है मिस्र में। यहाँ से होते हुए ये मेडिटेरेनियन सी ये पूरा यहाँ से होते हुए ये यूरोपियन कंट्री में भारत निर्यात करता था। तो पहले जिस निर्यात में भारत को 25 दिनों का समय लगता था, उसमें अब लगभग 34 दिन का समय लग जाता है। ये यहाँ से होते हुए अफ्रीकन कंट्रीज मेडागास्कर के पास जाते हुए ये है केप ऑफ गुड होप। अफ्रीका कंटिनेंट का दक्षिणतम भाग इधर से पूरा घूम के तब जाके भारत निर्यात करता है फॉर ओनली सिक्योरिटी पर्पज। अब जो यहाँ 10,000 नॉटिकल माइल्स 18,520 किलोमीटर जो यहाँ 25 दिन में जर्नी तय करता था भारत, अब यही इतना दूर रूट तय करने में जो 18,000 किलोमीटर था, अब 25,000 किलोमीटर, लगभग 34 दिनों का समय लगता है। तो चलते हैं आगे। जहाज़ों को समुद्री मार्ग की ओर बदलना पड़ा, जैसे पहले ही बताया। ईरान समर्थित जो हूती विद्रोह हैं, बाब अल मंदेब जल संधि के आसपास गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला करते हैं, उनसे लूटपाट करते हैं और कब्जे में ले लेते हैं हूती विद्रोही। बाब अल मंदेब लाल सागर को अदन खाड़ी से और हिंद महासागर से जोड़ता है। लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है बाब अल मंदेब। ये है हिंद महासागर, ये हिंद महासागर, यहाँ अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी, ये अदन की खाड़ी जोड़ता है ये लाल सागर को ये हिंद महासागर से जोड़ता है। ये अदन की खाड़ी, बाब अल मंदेब। इजराइल हमास संघर्ष के कारण वैकल्पिक मार्ग भी अपनाना पड़ा। परिणाम क्या है इसके? यूरोप को किए जाने वाले निर्यात में गिरावट आई है। डेफिनेटली है कि जो एरिया जहाज पहले तय करते थे 18,000 किलोमीटर का, वो अब हो गया 25,000 किलोमीटर। जो पहले 25 दिन समय लगता था, अब 34 दिन समय लगता है। तो निर्यात तो कम होगा ही। तथा स्वेज नहर की तुलना में केप ऑफ गुड होप से जहाज़ों से गुजरने वाले कभी कभी 2 हफ्ते से अधिक भी समय लग जाता है। और इससे हम जो माल ढुलाई है उस पर 30% की अधिक वृद्धि भी हो गई है। दूरी अधिक है, ईंधन ज़्यादा खर्च होगा, तो उस पर वृद्धि भी होगी। तो ये काफ़ी गंभीर परिणाम हुए हैं। भारत जो विदेशों को निर्यात कर रहा है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल क्या है? अग्नि मिसाइल हाल ही में अग्नि मिसाइल के जनक और पद्म भूषण सम्मानित श्री आर.एन. अग्रवाल का निधन हो गया है, जिन्होंने अग्नि मिसाइल को विकसित किया था और पद्म भूषण से सम्मानित थे। इन्होंने अग्नि मिसाइल कार्यक्रम के निदेशक के रूप में अपना कार्य किया था। अग्नि मिसाइल के बारे में, अग्नि मिसाइल का निर्माण
के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है। यह सॉलिड ठोस प्रणोदक होती है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती है। इसकी मारक क्षमता मध्यम से लेके अंतर महाद्वीपीय दूरी तक होती है। महाद्वीप के अंदर एक से ले एक स्थान से दूसरे स्थान तक अटैक कर सकती है। मध्यम दूरी की ये मिसाइल होती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। 17th नेशनल अवार्ड, ये 2022 के लिए 2022 के लिए ये नॉमिनेट किए 2022 के लिए ये घोषणा की गई है। साल 2022 के लिए 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड की घोषणा की गई है। इन पुरस्कारों को 1954 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा जगत में सर्वश्रेष्ठ लेखन में। 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं ये। तो जो विनर्स हैं उनके बारे में हम सीधे देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा करने से कोई फायदा नहीं। जो बेस्ट एक्टर हैं वो हैं ऋषभ शेट्टी। कांतारा मूवी आपने देखी होगी। कांतारा मूवी कांतारा मूवी जो है उसी ये कन्नड़ मूवी है। केजीएफ के बाद ये केजीएफ के बाद दूसरी सबसे कमाई करने वाली कन्नड़ की मूवी है ये कांतारा। बेस्ट एक्टर जो हैं ऋषभ शेट्टी हैं कांतारा मूवी के। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन, पारखी मानसी पारेख। बेस्ट फिल्म कांतारा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर नीना गुप्ता ऊंचाई के लिए एक्ट्रेस हैं, और एक्टर जो हैं पवन राज मल्होत्रा। हरियाणवी फिल्म है फौजा। बेस्ट फीचर फिल्म अट्टम, ये बेस्ट फिल्म है, और ये बेस्ट फीचर फिल्म है जो मलयालम फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर जो है सूरज बड़जात्या को दिया गया है ऊंचाई के लिए, और ये इम्पोर्टेंट है, बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर है। इसको आप स्क्रीन को पॉज करके आप देख लीजिएगा। आगे विनर्स के नाम देख लेते हैं। तमिल फिल्म पोन्नियन सेल्वन 1, मराठी वाल्वी। नेक्स्ट टॉपिक है गुआम आइलैंड। ये टॉपिक चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम पैक 2024 में भाग लेने के बाद भारत का आईएनएस शिवालिक पोत गुआम में जा पहुंचा, जो यूएसए का क्षेत्र जो है गुआम, वहां जा पहुंचा। 2024 में रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सैन्य अभ्यास था, जो 27 जून से 1 अगस्त 2024 तक चला था, और यह हवाई द्वीप और उसके आसपास आयोजित किया गया था। ये एक्सरसाइज 27 जून चला था, तो हम अभी डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो भारत की तरफ से पार्ट लिया था आईएनएस शिवालिक पोत, वह अब वहां से गुआम आ गया है। तो अब गुआम आइलैंड इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें कौन कौन देश में और कितने लोगों ने पार्ट लिया था? 29 देश और 40 सतही जहाज, 3 पनडुब्बियां, 14 राष्ट्रीय थल सेनाएं और 150 से अधिक विमान और 2500 कार्मिकों ने पार्ट लिया था। इसीलिए इसको सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास का नाम दिया गया है। तो चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं गुआम द्वीप के बारे में। गुआम द्वीप मारियाना द्वीप श्रृंखला में सबसे बड़ा है और ये सबसे दक्षिणतम द्वीप है। मारियाना द्वीप उत्तर प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका निर्माण 2 ज्वालामुखी उद्गारों से हुआ है। यह एक उष्णकटिबंधीय द्वीप है। वर्ष 1898 में जब स्पेनिश और अमेरिकी युद्ध हुआ, उसके बाद स्पेन ने गुआमा द्वीप को यूएसए को सौंप दिया। स्पेन ने 1898 में गुआमा द्वीप को सौंप दिया अमेरिका को। यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको चेमोरोस कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, गुआमा द्वीप के मूल निवासी कौन कौन है? तो इन्हें चेमोरोस कहा जाता है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। ये है गुआमा द्वीप का लोकेशन। ये है मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच का सबसे दक्षिणतम भाग गुआमा। ये यूएस, इसकी अथॉरिटी यूएस के पास है, यूएस के अंडर है ये गुआमा। ये पैसिफिक ओशन
पैसिफिक ओशन है ये देख लीजिए। मारियाना द्वीप श्रृंखला, ये गुआमा द्वीप श्रृंखला। तो आज का करंट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेटेबल लगा हो, तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।